So, student, we are start the chapter gravitational for 9th class. Okay. So, इस ग्रेविटेशनल जो है बेसिकली हमने इससे पहले हमने एक क्लास में थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल का जिक्र आया था, और उससे पहले भी हमने ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल होता है कुछ जी कि किसी चीज़ को खींचता है। तो हम यहाँ पे 8th क्लास में हमें नहीं सही से बताया जाता है ग्रेविटेशनल क्या होता है, 7th क्लास में हमें नहीं बताया जाता है, 6th क्लास में भी नहीं बताया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल का जिक्र आ जाता है। और वहाँ पे हम स्कूल में हम ये बता देते हैं कि जी एक बॉडी होती है और ऊपर से फेंकते हैं और नीचे आती है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल का फोर्स। ठीक है, यहाँ से हम खत्म कर देते हैं। हम बोलते हैं कि हायर क्लास में जब आप जाओगे तो ग्रेविटेशनल के चैप्टर पढ़ोगे। तो अब ये 9th क्लास है आपका, और ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें ग्रेविटेशनल। तो इससे पहले वाली अगर हम बात करें 8th क्लास में, तो 8th क्लास में हम जनरली हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या कि भाई फोर्स क्या होता है। कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, अगर उसे हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक, उसे बोलते थे फोर्स। फोर्स को वहाँ पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है जी कि देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि जब 2 बॉडी जो है एक दूसरे के बीच में अगर फोर्स लगती है, ठीक है, 2 बॉडी है और वो कांटेक्ट में है और उनकी वजह से अगर फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं जी कांटेक्ट फोर्स। और अगर उसका फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कुछ भी ले लो। ये सपोज करो कि ये कार है, एक कार जो है रोड पे बहुत तेज चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। तो उन दोनों के दोनों जब कार जो है रोड से टच रहेगी तभी तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। तो वहाँ पे बोलते हैं क्या जी कि वो कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक। मस्कुलर फोर्स हो गया, वो भी हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर हम नॉन कांटेक्ट की बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो वो फोर्स होते हैं जो दूर दूर से फोर्स लगा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा मैग्नेट आता है। मैग्नेट, अगर मैग्नेट के अगर हम पोल के देखें तो देखो मैग्नेट कैसे, अगर दो मैग्नेट है और दो दूसरे मैग्नेट को हम यहाँ से क्या क्या करते हैं, उसे हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से मैग्नेट में भी हमारा ऐसा देखा गया। अब तो ऐसा क्यों होता है, मैग्नेट में कैसे फोर्स लगता है, दूर दूर से कैसे फोर्स लगता है। कांटेक्ट में तो हमें पता चलता है कि पास में अगर कोई भी चीज़ है तो फोर्स लग गया। अगर मैग्नेट में हम कैसे फोर्स लगता है जी दूर दूर, तो हम कहते हैं कि भाई उस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है, फील्ड का फोर्स होता है। तो उस फील्ड की फोर्स की वजह से वो कुछ होता है तो वहाँ पे लगता है जी। तो इसी चीज़ को हम इसी वाले एग्जाम्पल्स में नॉन कांटेक्ट फोर्स में जो फोर्स लगता है विदाउट कांटेक्ट बॉडी, इसी में आता था, हम पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में ये बता देते थे कि अर्थ जो है किसी भी चीज़ को खींचती है उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल का फोर्स। ओके, तो यहाँ पे कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है कि पहले तक हमें यह पता था कि सारे जो किसी भी चीज़ को हम फेंकते हैं वो अर्थ पे आ जाती है, ठीक। अगर हम स्टोन है, देखो ये चौक है, इस चौक को हमने फेंका और कुछ हाइट तक गई और ये नीचे चली आई, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल। ओके, यहाँ तक बात हमें समझ में आती है और सारी थ्योरी भी हम यहाँ से पढ़ते चले जाते थे। अब उसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल के हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री वगैरह की। तो हिस्ट्री वगैरह में गैलीलियो से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट ने भी बेसिकली हमने बताया था, आर्यभट्ट इंडिया के 500 BC में अगर बात करें 500 में आए थे, 500 में थे, 500 BC। आर्यभट्ट ने बेसिकली उस टाइम बताया था, क्या बताया था कि आर्यभट्ट ने ये बताया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है। हेलोसेंट्रिक के बारे में बताया था, हेलोसेंट्रिक के बारे में उन्होंने बताया था कि सेंटर में हमारे जो है सन है, और हेलो मतलब सारे प्लैनेट जो हैं सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं सर्किल में, फिक्स में। ओके, और आर्यभट्ट ने बहुत पहले बता दी ये बात। उस टाइम जो फॉरेन्स वगैरह के थे उनके कम्युनिकेशन ना होने के कारण ये बताया नहीं गया जा पाया उन्हें, और नो कम्युनिकेशन के होने के कारण। तो फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं कोपरनिकस, ठीक है, वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। और फिर उसके बाद गैलीलियो आते हैं। गैलीलियो के बाद जो होते हैं
बहुत सारे साइंटिस्ट आने के बाद लास्ट में जो कैपलर और फिर न्यूटन्स ने यहाँ पे इसके थोड़ा सा बात करी थी। तो कैपलर्स ने भी बताएगा। देखो यहाँ पे ये जो बात आती है, तो इन सारी थ्योरी को पढ़ते हुए देखो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, ठीक, कि कैपलर्स के जो सीनियर्स थे उन्होंने क्या किया कि उनका ट्रामिंग लिंकन ऐसे कुछ नाम था, मुझे नाम ध्यान नहीं है। बेसिकली उसमें उन्होंने बताया था कि देखो क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे उनके जो कैपलर्स के जो वो थे, मतलब उनके जो गुरु थे, उन्होंने क्या किया था कि अपनी ज़िंदगी सारी एक माइक्रोस्कोप ले लिया था और एक रूम में बैठ गए और उन्होंने एक एक प्लैनेट्स के लोकेशन, टाइम, शेड्यूल, कब वो आता है, कब जाता है, कैसे कैसे सारे प्लैनेट्स के राइट कर दिया कि कौन किस प्लेस पे आता है, कौन कैसे आता है, सब कुछ लिख दिया। मतलब उन्होंने इतनी स्टडी करी और एक डायरी पे बना के लिखते जाते थे, इतनी स्टडी करी कि पूरा का पूरा उनका जो है रूम जो है पूरा का पूरा डायरी से भर गया। और वो बेचारा जो है उन डायरियों को, और वो चले गए, उन्हें ज़िंदगी भर पूरी की पूरी वही काम किया। फिर उसके बाद आते हैं कैपलर भी बेचारा क्या करता है कि पूरा का पूरा उसे लेकर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद क्या करता है, उसे पूरी ज़िंदगी पढ़ेगा और पढ़ने के बाद 3 लॉ देते हैं, 3 फेमस कैपलर्स लॉ। और उनके कैपलर्स लॉ के बाद उन्होंने क्या करा, कैपलर्स लॉ के बाद न्यूटन ने कैपलर्स को ही पढ़ के पूरी की पूरी थ्योरी दी। तो यहाँ से ये थोड़ी सी बात हमें गलत लगती है कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई न्यूटन के ऊपर पेड़ के नीचे था तो एप्पल गिरा और वहाँ से उसने ग्रेविटेशनल वगैरह की बातें कर ली। तो ये थोड़ी सी गलत लगती है मुझे। तो यहाँ से उन्होंने, क्योंकि कैपलर्स ने ऑलरेडी इतने जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने पढ़ने के बाद ही न्यूटन ने दिया, तो यहाँ से ये बात गलत साबित होती है। तो इसकी हम बात करते हैं कैपलर्स की, ठीक है। तो कैपलर्स के आगे हम 3 लॉ पढ़ेंगे, फिर हम न्यूटन्स की बात करेंगे। यहाँ पे न्यूटन्स ने यहाँ पे दिया था ग्रेविटेशनल, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे क्या, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स को, अगर देखो एक आध दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो अब देखो यहाँ पे एक दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा तुम्हें। अब देखो हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया और इस थ्रेड को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। हमने एक थ्रेड लिया, इस थ्रेड को थोड़ा सा जूम कर दिया भाई, जूम कर दिया, और इसके थोड़ा सा पार्टिकल हमें दिख रहे हैं, पार्टिकल्स इसे जूम कर दिया तो पार्टिकल्स यहाँ से दिखने स्टार्ट हो गए, पार्टिकल दिखने स्टार्ट हो गए, और पार्टिकल जो है बहुत ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में थोड़ी की बात करेंगे हम, तो इसमें पार्टिकल जो है इस थ्रेड के अंदर, थ्रेड के ही पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे एटम से बने हैं, उस थ्रेड के ही पार्टिकल होंगे। और इस थ्रेड पे क्या है, हमने लगाया इधर को फोर्स, और जैसे ही हमने फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, ये पार्टिकल को यहाँ से खींचना स्टार्ट कर देता है। देखो टेंडेंसी होती है, कोई भी पार्टिकल, किसी भी मॉलिक्यूल के एक पार्टिकल होता है, वो चाहता है कि भाई अपने साथ के ही रहो। जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर के एक ड्रॉप है और दूसरा यहाँ पे ड्रॉप है, ये दोनों को दोनों जल्दी से चिपकने चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल अपने पार्टिकल से मिलना चाहता है, इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, अपने कहते हैं ना कि अपने लोगों से मिलना, तो अपने लोगों से बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। और इन्हें अलग करने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थ्रेड के पार्टिकल है, इस थ्रेड के पार्टिकल को हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, और ये थ्रेड के पार्टिकल को खींचना स्टार्ट किया। तो ये वाला थ्रेड पार्टिकल जो है हमने खींचना स्टार्ट किया, तो ये इससे चिपका पड़ा है, तो ये जो है कहेगा भाई, ये वाला जो है इससे चिपका पड़ा है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला कहेगा कि भाई ये मुझे खींच रहा है, मुझे बचा ले। तो भी कहेगा भाई तू टेंशन मत ले, ये वाला कहेगा क्या कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू जाएगा तो मैं भी चलूंगा। बात है सच में, तू जाएगा तो मैं भी चलूंगा। तो ये वाला जो पार्टिकल है इसे जाना नहीं देना चाहता है, तो जब इसे जाने नहीं देगा फिर वो कहता है कि भाई तेरे साथ चलूंगा। फिर ये वाला आता है इसके पास, कहता है अरे यार तू कहाँ जा रहा है, मैं भी तेरे साथ हूँ, तुझे नहीं जान दूंगा। तो इस टाइप से हर एक पार्टिकल चाहता है कि भाई अपने पार्टनर को मैं जाने देना नहीं चाहता हूँ। तो हर एक पार्टिकल जो है इसे इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, और ये ब्रेक डाउन होना नहीं चाहते हैं।
और इस यहाँ से क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में एक टाइप का टेंशन आ जाएगी, ठीक है, तन जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। और इसी स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं टेंशन का फोर्स। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं टेंशन का फोर्स, ठीक है। अगर हम फोर्स इधर खींच रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, देखो अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं ऐसे, तो हमारा टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ओके, ये बात हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद देखो एक बात और है यहाँ पे कि भाई आसानी से ये पार्टिकल अलग नहीं होंगे, ये बात हमें आती है। अब हमने क्या किया कि एक हमने थ्रेड लिया बहुत लंबा सा, और उस थ्रेड को एक उसके एंड में हमने क्या कर दिया, एक हमने स्टोन बांध दिया, और उस स्टोन को हमने सर्किल में ऐसे रोटेट कराने लगे, ठीक है। अब देखो रोटेट कैसे करेगा भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, अब देखो हमने क्या किया, मैंने ऐसे ही बताया कि ये हमारा सेंटर है, और इस सेंटर से हमने एक थ्रेड लिया, और थ्रेड को हमने इस वाले पार्टिकल को, ये रहा स्टोन को हमने फिक्स कर दिया, मतलब हमने इसे थ्रेड से बांध दिया। अब क्या होगा, अब हमने इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे। अब घुमाना स्टार्ट करेंगे तो घुमाएंगे जैसे ही, तो क्या होगा यहाँ पे, जब घुमाने इसे स्टार्ट करेंगे हम, तो घुमाने जब स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे, तो जब घुमाना हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसे हमने घुमाया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे जैसे ही जाएगा, ये स्टार्ट किया घुमाने, ठीक, इस वाले पॉइंट पे जब ये स्टोन जाएगा तो ये चाहेगा कि मैं इस वाले डायरेक्शन में जाऊं, बट इस वाले डायरेक्शन में जाऊं, क्योंकि हम जैसे ही इसे घुमाते हैं तो सीधा जाना चाहेगा, बट इसे कौन खींच रहा है, ये कौन खींच रहा है, थ्रेड के पार्टिकल जो है कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हमने इसे बांध रखा है, और थ्रेड के पार्टिकल इतने मजबूत हैं कि थ्रेड जो है इसे जाने देना नहीं चाहता है, थ्रेड जो है इसे अपनी तरफ खींच रहा है, थ्रेड के पार्टिकल इसे छोड़ने नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थ्रेड जो है इसे जाने देना नहीं चाह रहा है, और थ्रेड जो है इधर को फोर्स लगा रहा है कि नहीं भाई तू स्टोन नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ये इधर जाना चाहता है, लेकिन थ्रेड ने फिर अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं भाई नहीं जाने दूंगा। हर एक पॉइंट पे ये स्टोन जो है बाहर तरफ जाना चाहेगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे क्या खींचेगा, हर एक पॉइंट पे थ्रेड जो है सेंटर की तरफ खींच लेगा, जाने नहीं देगा कि भाई सेंटर की तरफ रहे। तो इसकी क्या हो जाएगा यहाँ पे कहानी कि ये स्टोन जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे जाना चाहता था, यहाँ भी ऐसे जाना चाहता था, बट थ्रेड ने जाने नहीं देना चाहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये स्टोन जो है बाहर को जाना चाह रहा था, बट थ्रेड की वजह से ये सेंटर पे आ गया, इधर को नीचे को आ गया, थ्रेड ने जाने नहीं दिया। और हमने कहा कि भाई ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे सेंटर की वजह तरह से सबका लग रहा है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरह जो भी फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो भी सेंटर की तरह फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हर एक पॉइंट पे स्टोन जो है बाहर डायरेक्शन में जाना चाहता था, बट जो थ्रेड जो है वो उसे आउट डायरेक्शन में नहीं जाना देना चाह रहा था, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण तो नहीं जा पाया। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्किल में रोटेट करना है तो कहीं ना कहीं से उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो सर्किल में रोटेट कर सकती है, वरना नहीं घूम सकती। किसी भी पार्टिकल को अगर सर्किल में रोटेट कराना है तो वो क्या होगा, उसे कहीं ना कहीं से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो सेंटर में सर्किल में घूम सकती है, वरना वो घूमेंगी नहीं। कैसे, अगर सपोज करो ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, इसे ऐसे गोल गोल सर्किल में से रोटेट करना है, तो हम ये ऐसे जाएंगे, ये सोचता है कि ये इधर को जाऊं, लेकिन मैंने इधर से बाहर से फोर्स लगाया, हर एक पॉइंट से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये जाके सर्किल में रोटेट करेगा, वरना नहीं रोटेट करेगा। ओके, तो हमें इतनी बात हमें यहाँ से पता चल जाती है कि अगर कोई भी बॉडी को सर्किल में रोटेट कराना है तो भाई फोर्स लगाना पड़ेगा।
और वो कौन सा फोर्स होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये बात हमें आती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है तभी ये बॉडी जो है सेंटर में सर्किल में घूम रही है, वरना ये सर्किल में घूमती ही नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्किल में रोटेट कर रही है तो कहीं ना कहीं उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कोई ना कोई उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई हमारे जो सन महाराज हैं, सन देवता हैं, उनके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और उसमें से एक हमारी धरती माता भी है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया था पहले वाले से एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई भी बॉडी को अगर सर्किल में रोटेट करना है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे थे। विदाउट कोई फोर्स कोई भी बॉडी सर्किल में नहीं रोटेट कर सकता, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं। तो क्यों रोटेट करते हैं जी, कोई ना कोई फोर्स होगा। तो हम इस फोर्स का नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स का नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। इस फोर्स का नाम देते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये पूरा का पूरा जो है चारों तरफ घूमता है। अब बात आती है जी हाँ, ग्रेविटेशनल ऐसा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा इन दोनों प्लैनेट्स में क्या है। तो हम बताते हैं, न्यूटन ने बताया कि भाई देखो, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। और यहीं से उन्होंने बताया क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। यहां से ही आ जाता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, देखो कि अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि भाई कोई भी बॉडी है, ठीक है, हमने कहा कि एक बॉडी है यहाँ पे, उसका मास जो है m1 है, दूसरी बॉडी जो है इसका मास m2 है, और इसके बीच में डिस्टेंस r है। ठीक, एक बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी है m2 है, इसके बाद हमने 1 और 2 दे दिया। ठीक है, इतनी बात हमें आती है।